नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम नेक्स्ट पुनः पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट की शिक्षण विधियों के साथ सेकंड वीडियो लेकर या सेकंड सीरीज लेकर टॉप 30 क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को जैसे पहली सीरीज को और अन्य वीडियो को आप प्यार दे रहे हो, वैसे ही ये वीडियो आपके लिए अपनी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही साथ वैसा ही स्नेह और प्यार आप इसको भी दोगे। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार और अब हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 30 हमने पहले पढ़ लिए, अब हम 31 से पढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विज्ञान का ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। विज्ञान के नए शब्द संकेत आदि की जानकारी करके वैज्ञानिक भाषा को सीखना, वैज्ञानिक शब्दावली एवं भाषा के ज्ञान का समुचित उपयोग कर सकना, विज्ञान संबंधी साहित्य को अच्छी तरह पढ़ने और लिखने में समर्थ होना, विज्ञान की प्रकृति पर विजय पाने के साधन के रूप में प्रशंसा करना। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 31 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर 1 होगा, मतलब कि विज्ञान के नए शब्द संकेत आदि की जानकारी करके वैज्ञानिक भाषा को सीखना हमारा ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 हमारा रहा ये कि हमारी पृथ्वी और प्रकरण के संदर्भ में अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य को अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। कि जो हमारा अवबोधात्मक प्राप्य उद्देश्य है वो हमारे लक्षण में या व्यवहार में कैसे परिवर्तन के रूप में करता है, हमारा व्यवहार परिवर्तन, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। कि विद्यार्थी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे आदि आकाशीय पिंडों की स्थिति और दूरी के बारे में जानकारी रखता है। विद्यार्थी पृथ्वी एवं ब्रह्मांड में घटने वाली प्राकृतिक क्रियाओं के कारणों की व्याख्या करता है। पृथ्वी और ब्रह्मांड से संबंधित साहित्य के अध्ययन में रुचि लेता है और उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थी पृथ्वी व ब्रह्मांड में घटने वाली प्राकृतिक क्रियाओं के कारणों की व्याख्या करता है, ये उसका अवबोधात्मक उद्देश्य प्राप्य उद्देश्य होगा। अब हम क्वेश्चन मतलब आंसर नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि एकीकृत विज्ञान शिक्षण का अर्थ है एक विषय का अध्ययन, विज्ञान विषय का अध्ययन, विज्ञान के विषयों में अंतर न किया जाए या दो विषयों को जोड़ना। तो ध्यान रखना, जब हम इंटीग्रेटेड साइंस के रूप में पढ़ते हैं ना कि इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में, तब हमारा सही आंसर होगा विज्ञान के विषयों में अंतर नहीं किया जाए। तो ध्यान रखना, कई बार आप जो ये चौथे ऑप्शन पे जाओगे कि सर दो विषयों को जोड़ना, तो वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स होता या इंटीग्रेटेड विषय होता तब तो हम उस पे जाता है, और इंटीग्रेटेड साइंस का पूछा है तो हम विज्ञान के विषयों में अंतर न किया जाए, ये टॉपिक हमारा या ये फिर आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 34 कि प्रयोग करने की दक्षता विज्ञान शिक्षण के किस उद्देश्य से संबंधित है। कि मतलब कोई बच्चा प्रयोग कर सकता है किसी के बारे में, जैसे एक सामान्य सी बात है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये बात हमें बच्चा प्रयोग करके सिद्ध करके बता दे कि वो जो फ्लास्क ले और जो अपना मोमबत्ती ले और उसके ऊपर उल्टा रखे और थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाए और इस तरह से वो हमें बता दे, मतलब तो ये चीज़ होगी प्रयोग करने की दक्षता। तो ये ज्ञानात्मक अवबोध, कौशल और प्रशंसा। तो ध्यान रखना, ये कौशल, ये उसमें कौशल स्किल क्रिएट हो गई है कि वो मैं प्रयोग करके बता सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 35 कि RCEM ने किन वर्गों को मिलाकर सृजनात्मक उद्देश्य नाम दिया है। ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अवबोध, ज्ञानोपयोग, मूल्यांकन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, और जो सही आंसर होगा वो 35 यानी तीसरा, कि मतलब विश्लेषण, फिर उसमें से संश्लेषण और फिर मूल्यांकन करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण का कार्य करते हैं
तो वो क्या कहलाता है, मतलब मान लो ये एक तो ये मार्सा और एक ये मार्सा, दोनों एक ही कक्षा में जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम अच्छा बनाते हैं तो ये डायग्राम बना दिया इन्होंने, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वगैरह, और ये समझाते अच्छा, मतलब बोलते अच्छा, तो ये आके बोल रहे हैं मतलब, ठीक है ना। तीसरे कोई क्या कहते हैं कि और प्रैक्टिकल अच्छा करते हैं, तो ये तीसरा मार्सा आगे और उन्होंने प्रैक्टिकल अच्छा करके बता दिया हम लोग, ठीक है ना। तो बताओ ये जो दल शिक्षण है, सॉरी मैंने तो बता दिया आंसर आपको, तो ध्यान रखना इसको दल शिक्षण कहते हैं। इस तरह का जो टेक्निक होती है वो क्या कहलाती है, दल शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 37 कि राज्य में पूर्व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का विकास करने वाली संस्था निम्नलिखित में से है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी, एनसीटीई, एसआईईआरटी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा, क्या होगा भाई बताओ, बिल्कुल SIERT, मतलब ठीक है ना, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि विभेदकारिता वह गुण है जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी का समान होता है, प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न देता है, जिससे विद्यार्थियों का वर्गीकरण आसानी से होता है, उत्तर की अशुद्धता को पहचानने में मदद करता है, सभी औसत और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्तर एक ही समान होता है। तो ये आपने अंदाज लगा लिया होगा, आंसर मैच कर दिया होगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 39 सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक थे थॉमस एफ गिलबर्ट, थॉर्नडाइक, नॉर्मन ए क्राउडर, स्टैनले हॉल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा नॉर्मन ए क्राउडर। कौन होगा भाई सही आंसर, नॉर्मन ए क्राउडर। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है विज्ञान के नियमों से, प्रयोग करने से, सत्य से, विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करने से। तो सही आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ रहे हैं कि टोली शिक्षण के उद्देश्य, मतलब वही ग्रुप वाला, कि शिक्षकों की योग्यता दक्षता का सर्वोत्तम उपयोग, विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना, अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना मोस्टली जब सभी आता है तो एक बार सभी पे सोचना चाहिए, और यह भी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं और 42 ये है कि कोठारी कमीशन ने पहली से चौथी श्रेणी तक के बालकों, मतलब निम्न प्राथमिक स्तर के लिए निम्न में से किसे विज्ञान शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया। साहित्य को, नाटक कहानी को, प्रयोग नियम एवं सामान्यीकरण को, सामाजिक भौतिक एवं जैविक परिवेश को। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा। आप भी एक ऐसे है ना सीट रखा करो अपने पास या खाली पेपर रखा करो, क्वेश्चन नंबर सीरीज लगा लिया करो और उसके साथ साथ मैच किया करो, जिनको सिलेक्ट होना है वो लोग ऐसा क्या करें मतलब। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और 43 हमारा ये है क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 5वीं से 7वीं तथा विज्ञान विषय में निम्न पर आधारित पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 तर्कपूर्ण रीति से सोचने और परिणाम निकालने और निर्णय लेने की योग्यता पर जोर दिया। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान के रूप में उपयोग दोनों नहीं, उपयोग दोनों सही। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर अब ऐसे नहीं कि सर दोनों सही कर दें क्या, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब हम 44 की ओर बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम सुधार हेतु अमेरिका द्वारा किए गए प्रयास हैं PSSC, CHEM, BSCS या उपयुक्त सभी। तो यह ध्यान रखना सभी ऑप्शन आएगा, और हम ये क्या होते हैं जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा मतलब।
व्याख्यान विधि है, मतलब लेक्चर मेथड है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, उद्देश्यहीन। तो ध्यान रखना, व्याख्यान विधि सामान्य रूप से मतलब बोल बोल कर सुनाना पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक होता है, ये सही तरीका नहीं होता है। करके सीखने का जो सिद्धांत है हमारा वो इसमें फॉलो नहीं होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 और अब जैसे 44 हम बीच में आ गए, तो पुनः मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि द गुरु भरत सर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में साझा और शेयर कीजिए और अपनी तैयारी अनवरत जारी रखिए। और जितने भी जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सारी अच्छी क्वालिटी के साथ हैं और अभी इनिशियल फेज़ में हैं। तो जब भी अपना चैनल एक अच्छा बड़ा परिवार बन जाएगा और बहुत सारे वीडियो अपलोड्स हो जाएंगे, तब आपको ये सर्वोत्तम चैनल नज़र आएगा। मतलब बेशक अभी हम टिमटिमाते तारे हैं, पर जब चमकेंगे तो सूर्य बनकर चमकेंगे। आप भी ऐसे ही रहना। अभी आपका बेशक कोई वजूद नहीं है, पर जिस दिन वजूद होना उस दिन उजाला इतना खूबसूरत करना कि आपके सामने सूर्य की रोशनी भी फीकी लगने लगे। आप और आपकी सफलता के लिए मेरी हमेशा शुभकामनाएं हैं और रहेगी। व्याख्यान विधि उपयोगी है। पाठ की प्रस्तावना करते समय, पढ़ाई वस्तु का सारांश देते समय, प्रयोग संबंधी निर्देश देते समय या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये सभी जगह उपयुक्त है। मतलब जब आप शुरुआत में पाठ की प्रस्तावना पढ़ाओ तब भी, सारांश दो तब भी और निर्देश दो तब भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, मतलब 47। देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित विधि है। व्याख्यान, प्रयोगशाला, प्रदर्शन, परियोजना। तो ध्यान रखो, देखो, सुनो और समझो। तो ये ध्यान रखो, मतलब करना नहीं है, सिर्फ देखो, सुनो और समझो। तो ये प्रदर्शन विधि है, मतलब ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मतलब अब ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और 48 क्वेश्चन है हमारा ये कि जब किसी के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराया जाता है या था, तो वो कौन सी विधि या क्या है? देखो, तो व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन अथवा व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि में, अधिन्यास विधि में, इकाई अथवा प्रकरण विधि में। तो ध्यान रखना, ये दरअसल व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि में होता है कि जहाँ टीचर प्रयोग करता है और उसके बारे में, वस्तु के बारे में। पहले तो देखो, वस्तु को क्या कहते हैं कि वस्तु की रचना, वस्तु को बताया जाता है, फिर उसकी रचना को बताया जाता है और फिर कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से अवगत कराता है। मतलब ठीक है ना। जैसे मान लो सूक्ष्म स्कोप, माइक्रोस्कोप भी हो या सूक्ष्मदर्शी भी हो, तो उसको भी इसी तरह से पहले बच्चों के सामने उस वस्तु को लाया जाता है, फिर उसको सारे अंग से परिचित कराया जाता है और फिर उसमें स्लाइड वगैरह रख के बच्चों को परिचित कराया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है? प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, प्रदर्शन विधि या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 49 के अनुसार ये सभी विधियाँ बहुत विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है और ये साइंटिफिक आपकी थिंकिंग या सोच या माइंडसेट को क्रिएट करती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 50 कि विज्ञान में प्रोजेक्ट प्रणाली या प्रोजेक्ट विधि द्वारा शिक्षण में बालक सीखने के लिए स्वतंत्र होता है, परतंत्र होता है, अरुचि होता है या सामर्थ्य नहीं होता है। तो जब बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है और तो फिर वो बच्चा, टीचर सिर्फ निर्देश देता है थोड़े से, बाकी वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कि अधिविन्यास विधि है। केवल व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन और प्रयोगशाला की समन्वय विधि। तो ध्यान रखना, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर है कि प्रदर्शन और प्रयोगशाला की समन्वय विधि। मतलब दिखाया भी जाता है और कुछ बच्चों से प्रयोग करवाया भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना के महत्व को दर्शाता है? तो ध्यान रखना, लक्ष्य की स्पष्टता, समय एवं शक्ति की बचत, आत्मविश्वास में वृद्धि या उपयुक्त सभी।
तो बिल्कुल सटीक और एकदम सिंपल सा आंसर है उपयुक्त सभी। ये चीज़ें पाठ योजना में इम्पोर्टेंस होती है इनकी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है या स्टेप नहीं है? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग या पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखना स्पष्टीकरण, मतलब स्पष्टीकरण का वहाँ कोई रोल नहीं है मतलब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 54 के पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक, प्रश्न पूछना, सहायक सामग्री या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना हमें लोगों को अधिक से अधिक सहायक सामग्री या TLM का प्रयोग करना चाहिए मतलब, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड मतलब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में से सहायक सामग्री जो पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है या जो प्रयुक्त की जा सकती है या प्रयुक्त होती है, तो श्यामपट्ट, चार्ट, चित्र या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब हम जैसा आप सुन रहे हो, जिस तरह से आप सुन रहे हो और जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, तो मेरी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और दिली शुभकामनाएं हैं और दिल से की हुई आरजू, प्रार्थना, ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती है। तो आप लोगों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप बेरोजगारी की इस दंश से बाहर निकलो और अपने माँ बाप को बहुत सारी खुशियाँ दो, ताकि उन्हें नाज हो कि मेरा बेटा या बिटिया या मेरी बहन या मेरा भाई या परिवार का कोई भी रिश्ता जो जिससे आप बिलोंग करते हो वो खूबसूरत हो, सफल हो और आप पे नाज हो। और अगली छुट्टियां जब स्कूल की एग्ज़ाम के बाद, अब ये सब ईश्वर के हाथ में है कि एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं होता, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन किसी न किसी रोज़ आप स्कूल पे जाते समय अपने घर वालों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए पहले दिन के साथ निकलो। सोचो वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब आप माँ के पैर छूकर, पिताजी के पैर छूकर और गर्व से कह सकोगे कि यस माँ या बाबूजी, अब मैं भी सरकारी अध्यापक हूँ, अपनी परिवार की पीढ़ी की पहली बिटिया हूँ या फिर पहला बेटा हूँ जिसने सरकारी पद को धारण किया है और बेरोजगारी के दंश से दूर निकला हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 के पर्यटन प्रविधि के विकास का श्रेय है प्रोफेसर रेने, हेनरी जॉनसन, एडवर्ड ऑल्सन और गॉर्डन मेलविन। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर रेने, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं कि शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। ये कथन किसका है? हेनरी जॉनसन, स्ट्रक, एडवर्ड ऑल्सन और गॉर्डन मेलविन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा स्ट्रक। ध्यान रखना भाई, इसका सही आंसर होगा स्ट्रक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं कि किसके अनुसार बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित करवाता है और अच्छा अध्यापक उन्हें सत्य खोजना सिखाता है। बहुत अच्छी बात है भाई कि वो सत्य से परिचित कराता है जबकि सत्य को खोजना सिखाता है एक अच्छा अध्यापक। हेनरी जॉनसन, याजनिक, एडवर्ड ऑल्सन और डिस्टेरवेग। तो ध्यान रखना 58 का सही आंसर होगा डिस्टेरवेग, है ना, क्वेश्चन आंसर नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 से 58 से 59 की तरफ बढ़ते हैं कि बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसका है? गॉर्डन मेलविन, हेनरी जॉनसन, रेने, एडवर्ड ऑल्सन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा एडवर्ड ऑल्सन, ठीक है ना, 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का, आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर और साझा कीजिए और ग्रुप्स में भी इस वीडियो को भेजिए। बेशक 10 लोग नहीं देखेंगे लेकिन 1 लोग देखेंगे और उनको अगर एक क्वेश्चन भी अच्छा लगा या एक भी बात अच्छी लगी तो वो आगे और शेयर करेंगे। तो इस नीति के साथ मैं आपको हर बार कहता हूँ और आप भी इस पॉलिसी के साथ हर बार इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक शिष्य होने के नाते बस इतना सा फर्ज अदा कीजिए मतलब। बाकी मैं अब भी अपना पूरा समय देकर, जो मेरा स्कूल का समय है उसके बावजूद जो मेरी अन्य आरएस की पढ़ाई का समय है उसको थोड़ा सा साइड में या उसको कम समय देकर आपके लिए ये सारे वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो थोड़ी सी मेरी मेहनत का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उसमें शायद पैसे वैसे भी नहीं लगते हैं, मेरा तो समय भी लगता है। शेयर में तो सिर्फ और सिर्फ एक आपको फॉरवर्ड करना है।
तो मुझे पूरा यकीन है मेरे अच्छे स्टूडेंट्स पर कि आप लोग भाई और बहन ऐसा कार्य करोगे। मतलब अब आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन कि दल शिक्षण प्रणाली एक संगठनात्मक युक्ति है जिसके द्वारा कई व्यक्ति मिलकर संबंधित अनुदेशात्मक क्रियाओं के समान शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। ये कथन है कार्लो ऑल्सन, लफोसी और रिचर्ड बाइनिंग रूसो। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है कार्लो ऑल्सन का। और सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और पढ़ने के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।